Hello friends, once again wish you a very warm welcome to this YouTube channel. My name is Devanshu Monga and you are watching the DM Academy. तो दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिमांड के बारे में। हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या है, डिमांड और डिज़ायर में क्या डिफरेंस है। डिज़ायर सिर्फ विलिंगनेस से बनेगी, लेकिन डिमांड को बनने के लिए क्या चाहिए, विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए। एबिलिटी का मतलब है परचेजिंग पावर। तो जब तक हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है किसी प्रोडक्ट के लिए, तब तक उस प्रोडक्ट की डिमांड हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो डिज़ायर और डिमांड के डिफरेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ लिया था और हमने कुछ ऐसे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था जिनका डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम डिमांड का ही एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मूवमेंट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व में मूवमेंट किन कारणों से आता है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ने वाले हैं कि डिमांड कर्व शिफ्ट किन कारणों से होता है। तो हम दो मेन टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। सो बिगिनिंग विद द मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट का क्या मतलब है यार, अब मूवमेंट कैसे होगी डिमांड कर्व में। तो सबसे पहले तो मूवमेंट का मतलब क्या है। मूवमेंट का मतलब है डिमांड कर्व में डिमांड या तो कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो डिमांड अपने लेवल से या तो ऊपर की तरफ उठ रही है या फिर नीचे की तरफ आ रही है। डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज होना ही क्या है, डिमांड की मूवमेंट। मूवमेंट का क्या मतलब है, डिमांड अपने लेवल से या तो इंक्रीज हो रही है या अपने लेवल से क्या हो रही है, डिक्रीज। तो डिमांड कर्व में मूवमेंट किन कारणों से आता है। तो द फर्स्ट एंड द ओनली रीज़न दैट कॉजेज डिमांड कर्व टू मूव इज़ प्राइस। तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगा सिर्फ प्राइस की वजह से। प्राइस के कारण ही डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व में प्राइस इज़ द ओनली रीज़न जब डिमांड या तो इंक्रीज होगी या फिर क्या होगी, डिक्रीज। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व किसकी वजह से होगा, ड्यू टू प्राइस। डिमांड में मूवमेंट किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से। अब प्राइस की वजह से क्या मूवमेंट आएगा, या तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर डिमांड होगी डिक्रीज। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व में टू आगे सब पार्ट्स होंगे इनके, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड होगी डिक्रीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया आपके लिए। तो इस चार्ट में देखिए, सबसे पहले हमारी डिमांड थी, हमारा प्राइस था P और डिमांड थी Q। प्राइस P पर क्वांटिटी डिमांडेड थी Q। जैसे ही प्राइस P से बढ़कर P1 हुआ, यहाँ पर हमारा प्राइस है P1। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो Q किस तरफ शिफ्ट कर जाती है, बैक साइड की तरफ। अब डिमांड कहाँ शिफ्ट कर गई, थोड़ी बैक हो गई डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। तो प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांड कम हुई है, सबसे पहले हमारा जब प्राइस P था और क्वांटिटी Q थी तो हमारी डिमांड क्या थी, D। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गई, तो डिमांड कर्व में किस तरफ मूवमेंट हुई, ऊपर की तरफ। तो इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुई है ना, तो इसे हम कहेंगे डिक्रीज। उसी तरह हमारा प्राइस P था, P से प्राइस हमारा क्या हो गया, P2। प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस के कम होने से जो हमारी डिमांड बढ़ी है उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर हमारा प्राइस P था, P प्राइस से जैसे ही प्राइस कम होकर P2 के लेवल पर आया, तो P2 के लेवल पर हमारी डिमांड कहाँ चली गई, Q2 के लेवल पर। P2 से प्राइस था और डिमांड क्या हो गई, Q2। तो डिमांड प्राइस के कम होने से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम इसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड कर्व में दो तरह की मूवमेंट होंगी, एक तो इंक्रीज इन डिमांड और एक डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में दोनों ही पॉइंट्स में डिमांड या तो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ। डिमांड कर्व वही रहेगा, लेकिन डिमांड या तो कम होगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो डिमांड कम हो रही है, नीचे की तरफ अगर हमारा मूवमेंट शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है। तो मूवमेंट किसकी वजह से होगा, द सोल मेन रीजन ऑफ मूवमेंट इज प्राइस। प्राइस के बढ़ने से या घटने से जो डिमांड में
चेंजेस आएंगे उसे हम कहेंगे मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और मूवमेंट दो तरह की होगी, या तो इंक्रीज़ होगा या होगा डिक्रीज़। तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जब भी डिमांड में होगा तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब हमने मूवमेंट तो समझ लिया है कि मूवमेंट क्या होगा, अब हमें समझना है कि शिफ्ट में क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे करेगा। मूवमेंट के लिए दो मेन फैक्टर्स हैं, या तो इंक्रीज़ होगी डिमांड या फिर डिक्रीज़ होगी डिमांड। और जो मूवमेंट करेगा डिमांड में वो क्या है, प्राइस। प्राइस की वजह से डिमांड में मूवमेंट होगा। लेकिन शिफ्ट्स में क्या होगा, शिफ्ट आएगा प्राइस के अलावा। जब प्राइस डिमांड को चेंज नहीं कर रहा है, प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं वो डिमांड को चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व किसकी वजह से होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अदर फैक्टर्स हैं इनकम, अदर फैक्टर है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, टेस्टिस और प्रेफरेंसेस कस्टमर्स की। तो प्राइस को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स डिमांड को चेंज कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स, अगर आपको अभी भी अदर फैक्टर्स नहीं पता है कि अदर फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए जो हमने इससे पहले डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो में मैंने श्योरली एक्सप्लेन किया है आपको कि कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं और उनका डिमांड पर क्या इफेक्ट आता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में या तो डिमांड इंक्रीज होगी, इंक्रीज को हम यहाँ पे कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और या फिर डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, और डिक्रीज को हम यहाँ कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जहाँ पर डिमांड को बढ़ने से हम उसे क्या कह रहे थे मूवमेंट में, इंक्रीज, यहाँ पर हम उसे कहेंगे एक्सपांशन। और जब डिमांड हमारी कम होगी तो हम मूवमेंट में कह रहे थे उसे डिक्रीज, यहाँ पर हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व में दो चीज़ें हो सकती हैं डिमांड के साथ, या तो डिमांड क्या होगी, एक्सपांशन होगा डिमांड में, या फिर क्या होगा डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सपांशन किस वजह से आएगा और कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से आएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम हमारे इनकम फैक्टर को लेके चलते हैं। इनकम फैक्टर से हम समझेंगे कि डिमांड का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। अब क्योंकि प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व किसकी वजह से होगा, ओनली प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स की वजह से होगा। तो प्राइस यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। तो हमें उसी चीज़ को समझना है कि प्राइस के चेंज ना होने की वजह से भी डिमांड चेंज क्यों हो रही है। तो हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर हमारा इनकम के फैक्टर को। तो अब हम इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। तो प्राइस हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, सो आवर प्राइस हियर विल बी P एंड द क्वांटिटी डिमांडेड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्टली इज Q। तो P हमारा प्राइस है और स्टार्टिंग की हमारी क्वांटिटी है Q। अब P प्राइस पर Q क्वांटिटी कस्टमर डिमांड कर रहा है। जैसे ही उस कस्टमर की इनकम का लेवल इंक्रीज होता है, अब उसकी इनकम का लेवल अगर इंक्रीज हुआ है तो हमने डिस्कस किया था कि वो डिमांड ज़्यादा करेगा। अब प्राइस तो सेम है, प्राइस तो उस गुड का चेंज हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इनकम के इंक्रीज होने से वो डिमांड ज़्यादा कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सपांशन। अब क्योंकि प्राइस का लेवल सेम है तो प्राइस तो यही रहेगा, लेकिन अब डिमांड हमें इंक्रीज़ करनी है, तो हम डिमांड इंक्रीज़ कैसे करेंगे, इसी प्राइस लेवल से हम डिमांड इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हम डिमांड कर्व को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो फर्स्टली हमारा डिमांड कर्व क्या था, DD, दिस इज अ फर्स्ट डिमांड कर्व। अब जैसे ही इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड ज़्यादा कर रहा है कस्टमर, तो डिमांड भी उसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो प्राइस वही है, प्राइस का लेवल अभी भी P है, लेकिन डिमांड क्या हो गई है, ज़्यादा। पहले डिमांड Q थी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, Q, अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो चुकी है, Q2। तो क्वांटिटी डिमांड क्या है यहाँ पर, Q2। प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ बढ़ी है, किसकी वजह से बढ़ी है, इनकम के इंक्रीज होने की वजह से। तो जब प्राइस फैक्टर ना हो, कोई और फैक्टर डिमांड को इंक्रीज करे, तो उसे हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब वैसे ही एक्सपांशन में डिमांड इंक्रीज हुई है हमारी, तो डिमांड कब शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा DD डिमांड कब जो था हमारा पहले, वो शिफ्ट करके क्या बन जाएगा, D1 डिमांड कर्व। तो हमारा डिमांड कर्व क्या बन जाएगा, DD कर्व 2 बन जाएगा हमारा D1 डिमांड कर्व। अब जैसे ही इनकम का लेवल डिक्रीज होगा, तो पहले इनकम का लेवल इंक्रीज हुआ था तो डिमांड क्या हुई थी, एक्सपांशन हुआ था डिमांड में, एक्सपैंड हुई थी डिमांड।
अब जैसे ही इनकम का लेवल डिक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। डिमांड का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। कस्टमर डिमांड करनी कम कर देगा गुड्स की। अब क्योंकि उसकी इनकम कम है तो वो डिमांड भी क्या कर देगा अपनी कम। अब वो कम प्रोडक्ट्स परचेज करेगा, कम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगा क्योंकि उसकी इनकम कम है। तो इनकम कम से वो ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकता है, तो इसलिए अब इनकम कम है तो वो कम प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा। तो डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, लेफ़्ट की तरफ। तो एक्सपांशन में डिमांड कर्व जाएगा राइट की तरफ और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व जाएगा लेफ़्ट की तरफ। तो राइट की तरफ जब डिमांड कर्व जा रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सपांशन, और लेफ़्ट की तरफ जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्टिंग को ही कहेंगे हम शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। अब क्योंकि प्राइस का लेवल देखो यहाँ सेम है ना, एक ही प्राइस का लेवल चल रहा है यहाँ पर, इस लेवल पर भी सेम प्राइस है, इस लेवल पर भी सेम प्राइस है, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड में। क्वांटिटी डिमांडेड सबसे पहले क्या थी हमारी, क्यू। जैसे ही हमारी डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यू से बढ़कर क्या होगी वो, Q2। अब जैसे ही इनकम कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट करेगी लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट की तरफ जैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट करेगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, Q1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो दोबारा से ब्रीफली समझते हैं, मूवमेंट किसकी वजह से होगा, मूवमेंट होगा प्राइस की वजह से। डिमांड कर्व में जब भी मूवमेंट्स होंगी तो वो मूवमेंट्स होंगी प्राइस की वजह से। जब भी डिमांड कर्व में मूवमेंट्स होंगी तो डिमांड कर्व वही रहेगा हमारा, सिर्फ मूवमेंट किस में होंगी, उसी डिमांड कर्व में। या तो डिमांड इंक्रीज़ होगी या डिमांड होगी डिक्रीज़। डिमांड के बढ़ने या घटने को हम कहेंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़। लेकिन शिफ्ट्स में क्या होगा, शिफ्ट्स में प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स जब डिमांड को चेंज करें तो उसे हम कहेंगे शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट किन कारणों से होगा, शिफ्ट प्राइस को छोड़ के बाकी कारणों से होगा। अब बाकी कारण कौन कौन से हैं, जैसे इनकम बाकी कारण है, और सब्स्टिट्यूशन गुड्स के प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, टेस्टिस और प्रेफरेंसेस कस्टमर्स की। तो ये क्या हैं, ये सारे बाकी रीजंस हैं या बाकी वेरिएबल्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे। तो जब अदर वेरिएबल्स इफ़ेक्ट डाले डिमांड पर तो उसे हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा, डिमांड कर्व ही शिफ्ट करेगा। वो या तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा या फिर राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। जब राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे एक्सपांशन। राइट की तरफ जब डिमांड कर्व शिफ्ट करे तो उसे हम कहेंगे एक्सपांशन इन डिमांड। एंड व्हेन आवर डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट देन इट इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट और डिमांड कर्व को हम समझ चुके हैं। तो अब हमें समझना है एक और छोटे से टॉपिक को, तो आइए उसके बारे में समझते हैं। तो यार एक छोटा सा टॉपिक और पेंडिंग था हमारा, वो क्या है, वो है गिवन गुड्स का टॉपिक। अब हमने जब लास्ट वीडियो में बात की थी तो हमने नॉर्मल गुड्स के केस को पढ़ा था कि नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कैसे इंक्रीज़ होगी या डिमांड कैसे डिक्रीज़ होगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिमांड नॉर्मल गुड्स के केस में कब इंक्रीज़ होगी या कब डिक्रीज़ होगी, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा, इनकम के चेंज होने से डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक और पेंडिंग था हमारा गिवन गुड्स का। अब गिवन गुड्स क्या हैं, गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जिन्हें हम लो क्वालिटी गुड्स भी कहते हैं। तो लो क्वालिटी गुड्स को क्या कहा जाता है, गिवन गुड्स। इन्हें हम इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं। अब इन्हें गिवन गुड्स क्यों कहा जाता है, तो यार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफर्ड। तो सर रॉबर्ट गिफर्ड ने इन गुड्स की क्लासिफिकेशन की थी। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यार जो आपने ये लॉ बनाया है नॉर्मल गुड्स का, तो नॉर्मल गुड्स का लॉ क्या है हमारा, नॉर्मल गुड्स का हमारा लॉ था कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये है हमारा नॉर्मल गुड्स का लॉ। और नॉर्मल गुड्स के लॉ में इनकम हमारी क्या कहती है, इनकम का इफेक्ट हमारा क्या आएगा नॉर्मल गुड्स में, कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे ही इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नॉर्मल गुड्स के केस में हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल गुड्स में इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी हम डिमांड भी क्या कर देंगे हमारे प्रोडक्ट्स की, इंक्रीज। जैसे ही इनकम डिक्रीज होगी हम डिमांड भी क्या कर देंगे, डिक्रीज। क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम डिमांड कैसे करेंगे। तो डिमांड इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है।
नॉर्मल गुड्स के केस में, लेकिन गिफन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो सर रॉबर्ट गिफन ने क्या कहा? रॉबर्ट गिफन ने कहा कि नॉर्मल गुड्स के केस में बेशक ऐसा होता हो, लेकिन कुछ ऐसी गुड्स हैं जो पुअर क्लास के द्वारा यूज़ की जाती हैं, पुअर क्लास उन गुड्स को कंज्यूम करता है, तो उन गुड्स के केस में जैसे ही उनके प्राइस, जैसे ही उस ग्रुप की इनकम इंक्रीज होती है तो अपनी डिमांड को वो क्या करता है? शिफ्ट। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सर रॉबर्ट गिफन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे ही पुअर क्लास की इनकम इंक्रीज होगी तो वो अपनी डिमांड को लो क्वालिटी गुड्स से शिफ्ट करके कहाँ ले जाएगा? नॉर्मल गुड्स की तरफ ले जाएगा या बेटर क्वालिटी गुड्स की तरफ लेके जाएगा। तो इनकम के इंक्रीज होने से उसने डिमांड क्या कर दी है? उसकी डिक्रीज। किन गुड्स की डिमांड डिक्रीज की? इंफीरियर गुड्स की। अब क्योंकि उन्होंने इस रूल को एस्टैब्लिश किया था या उन्होंने इस रूल को बनाया था, फॉर्म किया था, तो इसलिए इन गुड्स को क्लासिफिकेशन उनके नाम से दी गई, तो इसलिए इन गुड्स को कहा जाता है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स क्या हैं? गिफन गुड्स वो गुड्स हैं जो लो क्वालिटी गुड्स हैं, जिन्हें लो इनकम ग्रुप्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। जो लो इनकम के लोग हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, जो वो उन गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो जो लो इनकम के लोग हैं, जो गुड्स वो कंज्यूम करते हैं, उन्हें कहेंगे हम गिफन गुड्स। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लो इनकम वाले गिफन गुड्स को ही यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल गुड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उनके द्वारा गुड्स यूज़ की जाती हैं उन्हें कहा जाएगा गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स क्या हैं? गिफन गुड्स हैं इन्फीरियर गुड्स। तो गिफन गुड्स के केस में क्या होता है? गिफन गुड्स का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। गिफन गुड्स का इनकम के साथ क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप। जैसे ही इन लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो वो अपनी गिफन गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे? डिक्रीज। जैसे ही उन लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो वो अपनी गिफन गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर देंगे। इनकम के इंक्रीज होने से वो क्या करेंगे? अपनी डिमांड को नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब वो अपनी डिमांड को किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? नॉर्मल गुड की तरफ। अब वो गिफन गुड को कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इनकम के इंक्रीज होने से क्या हुआ? यहाँ पर इनकम के इंक्रीज होने से उन्होंने गिफन गुड्स की डिमांड करनी कम कर दी। अब नॉर्मल गुड्स के केस में हमने क्या किया था कि इनकम और डिमांड का क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनकम जैसे ही इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या करेंगे? कस्टमर इंक्रीज करेंगे। लेकिन गिफन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होगा। गिफन गुड्स क्या है हमने समझ लिया है। जो गुड्स इन्फीरियर हैं, जो थोड़ी चीप क्वालिटी गुड्स हैं, उसे हम कहेंगे गिफन गुड्स, जो लो इनकम ग्रुप्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। तो जैसे ही उनकी इनकम इंक्रीज होगी दे विल शिफ्ट देयर डिमांड टू द normal goods. Now they will not consume giffen goods, they will consume normal goods. So when they are shifting their demand to giffen goods to the normal goods, then that is the exception of the rule income. अब इनकम के रूल में हमने क्या किया था कि इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो इनकम के इंक्रीज होने से गिफन गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो रही है ना, तो इसलिए हम इसे कहेंगे एक्सेप्शन ऑफ द नॉर्मल रूल। तो गिफन गुड्स क्या है? नॉर्मल गुड्स का एक्सेप्शन है। नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम का डिमांड पर इफेक्ट था वो इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, उसका रिवर्स इफेक्ट आएगा। यहाँ पर इनकम के इंक्रीज होने से अब क्या करेंगे? लो इनकम के ग्रुप्स अपनी डिमांड को नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इसलिए वो गिफन गुड्स की डिमांड कम कर देंगे। वैसे ही जैसे ही उनकी इनकम कम होगी तो वो अपनी गिफन गुड्स की डिमांड को फिर से बढ़ा देंगे। नॉर्मल गुड्स से अपनी डिमांड को कहाँ शिफ्ट कर लेंगे? गिफन गुड्स की तरफ। अब क्योंकि उनके पास इनकम कम है, इनकम कम से वो नॉर्मल गुड्स तो परचेज कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो कौन सी गुड्स यूज़ करेंगे? गिफन गुड्स या फिर इन्फीरियर गुड्स या फिर चीप क्वालिटी गुड्स। सो दिस इज हाउ द गिफन गुड्स रूल वर्क्स। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ नॉर्मल गुड्स केस। उस केस में हमने क्या किया था कि इनकम और डिमांड का क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पर क्या है? इनकम और डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, या इसे हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप है या इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज। एक डिक्रीज होगा दूसरा क्या होगा? इंक्रीज। तो इस गिफन गुड्स के रूल को भी अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है और कई बार हमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इस रूल के बारे में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, एक नीचे अच्छा सा कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।